हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शक्ति। आज हम क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 जो कि मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी है, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि साइकोलॉजी एक्चुअली में इंक्वायरी कैसे करती है, यानी क्वेश्चंस कैसे पूछती है, साइंटिफिक वे से ह्यूमन बिहेवियर को कैसे स्टडी करती है। और आज हम इस पार्ट में थोड़ा और डीप जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। So, without much ado, let's get started and make the chapter super easy and interesting. लास्ट वीडियो में हमने साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के गोल समझे। पहले तो हमने ये समझा कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होता क्या है, उसके गोल्स क्या होते हैं, एंड देन वी अंडरस्टूड कि स्टेप्स क्या होते हैं इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। और आई होप आपने वो वाला वीडियो देखा होगा। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और उसमें हम आज फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। अब जो वर्ड है पैराडाइम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को सोचने का तरीका। तो अगर हम इस टॉपिक को रिसर्च से जोड़ के देखें तो रिसर्च को सोचने का, रिसर्च को करने के कोई एक तरीका नहीं होता, बहुत सी अप्रोचेस हो सकती हैं। उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजी में रिसर्च करने के दो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस या तरीके होते हैं, साइंटिफिक अप्रोच एंड इंटरप्रेटिव अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है? साइंटिफिक अप्रोच मतलब जिसमें साइंस इन्वॉल्व होती है, सिंपल है। अब ये क्या बोलती है? इस अप्रोच के हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल कैसे होता है? देखो, जो भी लोग करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग जो भी वो एक्शंस कर रहा है, मतलब उसके जो बिहेवियर्स हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। इंटरनल फैक्टर, उसके इमोशंस, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इज़ एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा या उसका बिहेवियर क्या होगा। बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। एंड इसी वजह से साइकोलॉजी ने काफ़ी सालों तक विजिबल बिहेवियर को स्टडी करा है। विजिबल बिहेवियर का मतलब होता है वो बिहेवियर जो हम सामने से देख पा रहे हैं, इंसान का एक्शन, रिएक्शन, उसकी हैबिट्स। इस अप्रोच में, कौन सी? साइंटिफिक अप्रोच में फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स, ये जो सारी इंटरनल बातें हैं, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है बेसिकली। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई रो रहा होगा तो जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या देखेगी कि किस सिचुएशन में वो इंसान रो रहा है और कितनी बार रो रहा है। मतलब उस क्राइंग जो एक इमोशन है वो कितनी बार आया और कब कब आया, इस चीज़ पे फोकस करेगी। ना कि इस पे कि उसको समझने में कि जब वो रो रहा था तो उसके अंदर क्या फील हो रहा था, क्या चल रहा था, ये सब में फोकस करने की बजाय वो ये देखेगी कि वो रोया कब और किस सिचुएशन में रोया। नाउ दिस इज साइंटिफिक अप्रोच। मूविंग ऑन टू आर अनदर अप्रोच और अनदर पैराडाइम विच इज इंटरप्रेटिव अप्रोच। ठीक है। अब इंटरप्रेटिव अप्रोच क्या कहती है? इंटरप्रेटिव अप्रोच पहले तो अभी रिसेंट ईयर्स में ही इवॉल्व होके आई है। इस अप्रोच का मानना है कि जो इंसान है उसका जो बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और चेंज होता रहता है, वेरिएबल है। ठीक है, बदलता रहता है। इसलिए इसे समझने का जो तरीका है वो फिजिकल वर्ल्ड से एकदम अलग हटके होना चाहिए। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड को समझते हैं, ठीक वैसे ही हम इंसान को नहीं समझ सकते। देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग कि हम इंसान को समझने के लिए हमको एक अलग अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। मेन बात क्या है कि एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रेटिव अप्रोच focuses more on understanding that behavior rather than predicting or explaining। मतलब कि एक्सप्लेनिंग कि वो क्या हो रहा है और आगे वो होगा कि नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा था उस दौरान, इस सब पे ज़्यादा फोकस करती है। लोग किसी इवेंट या जो घटना है या एक्शंस को क्या मीनिंग देते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इस पे ये पर्टिकुलर अप्रोच, इंटरप्रेटिव अप्रोच एज द नेम सेज, ज़्यादा फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ इस अप्रोच का, तो क्या होगा? जैसे सुनामी या अर्थक्वेक आता है ना,
तो उसमें 2 लोग एक ही सीन देखकर अलग-अलग इमोशन फ़ील कर सकते हैं। कोई शॉक में हो सकता है, कोई होपलेस हो सकता है, ठीक है? अब इस चीज़ को हम क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इस फीलिंग को कि कोई अगर लेट्स से एक मूवी चल रही है, ठीक है? कोई एक उसमें एक इमोशन शो हो रहा है, लेट्स से हॉरर इमोशन है या कोई भी थ्रिलर मूवी है। अब उस मूवी को जो देख रहे होंगे वो 2 इंसान अलग-अलग तरीके से उस मूवी को इंटरप्रेट करेंगे। उनको सम उन उस इंसान का उस मूवी को समझने का तरीका और रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा। सब एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं और इस चीज़ को समझना साइंटिफिकली या क्वांटिटेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंटरप्रेटिव अप्रोच आई। ये जो मेथड है इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है नेचुरल बिहेवियर को डिस्टर्ब किए बगैर समझना, ठीक है? मतलब जैसे कि एक एक्सप्लोरर क्या करता है, सपोज़ कि कोई एक्सप्लोरर है वो जंगल में जा रहा है बिना कोई प्लान के। वो बस क्या कर रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है कि क्या-क्या हो रहा है और क्या मतलब उसके उसमें दिमाग में कुछ नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। वो वहाँ गया, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गया और जो हो रहा है एज़ इट इज़ नेचुरली जो घट रहा है, उसको एज़ इट इज़ रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है? अब देखिए, साइकोलॉजी केवल दूसरों को स्टडी करने तक लिमिटेड नहीं होता है। साइकोलॉजी की हेल्प से हम खुद को भी समझ सकते हैं, ठीक है? अपने आप को समझने के लिए भी हम साइकोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सैड क्यों हूँ या सैड क्यों फ़ील कर रहा हूँ? मैं डाइट फ़ॉलो करने का प्लान बनाता हूँ लेकिन फिर भी फ़ॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? साइकोलॉजी का ये जो एक इम्पॉर्टेंट गोल है कि दूसरों के बिहेवियर को समझने के साथ-साथ अपने खुद के बिहेवियर को समझना, थॉट्स को समझना, इमोशंस को समझना और उसको बेसिकली इंटरप्रेट करना कि व्हाई दैट थिंग इज़ हैपनिंग, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये भी एक साइकोलॉजी का गोल है। क्योंकि देखा जाए तो साइंटिफिक और इंटरप्रेटिव जो भी ट्रेडिशंस है या साइंटिफिक और इंटरप्रेटिव अप्रोच है, वो हमेशा से ही इट इज़ ऑल अबाउट स्टडीइंग द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, ठीक है? लेकिन खुद के बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को कौन समझेगा? हम साइकोलॉजी को अपने खुद के बिहेवियर, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज़ अ सेल्फ रिफ्लेक्टिंग टूल। To study our own experiences, to study our own behavior, why that thing is happening to us. ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं, रिसर्च के थ्रू समझ सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। साइकोलॉजी में जो डेटा कलेक्ट होता है वो बाकी साइंसेस में जो डेटा कलेक्ट होता है उससे थोड़ा अलग है और उसी को अब हम इसमें समझने वाले हैं। डेटा बेसिकली क्या है? डेटा वो इन्फॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट करते हैं टू कंडक्ट आवर रिसर्च। अपने रिसर्च को, अपने जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट इज़ आवर डेटा। अब साइकोलॉजिस्ट लोगों से डिफरेंट तरीके के इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशंस कौन-कौन सी हो सकती हैं? बिहेवियर्स कि ओवर्ट बिहेवियर है या कोवर्ट बिहेवियर है। मतलब ओवर्ट मतलब जो दिखता है सामने, कोई हँसता कैसे है, बोलता कैसे है, रिएक्ट कैसे करता है। कोवर्ट बिहेवियर मतलब वो डायरेक्ट नहीं होता है, हमारे इंटरनल जो बिहेवियर होता है, इंटरनली हम हमारे इमोशंस क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे फियर्स क्या हैं, ठीक है। देन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, किसी को सैड फील हो रहा है, एंग्शियस फील हो रहा है, तो वो और सेम सिचुएशन में किसी और को कुछ और फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, तो हम वो कलेक्ट करते हैं। देन मेंटल प्रोसेस मतलब सोचना, याद रखना है, डिसीजंस कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या साइकोलॉजिकल डेटा के टाइप्स हैं, आप बोल सकते हो। और यही इन्फॉर्मेशन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का बेस है। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट है बेसिकली। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये एकदम एक्यूरेटली हमको हर चीज़ बता देगा।
अप्रॉक्सिमेट रियलिटी टू सम एक्सटेंड ये हमको प्रोवाइड ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% रियलिटी वो बता देगा, नहीं। ये सिर्फ एक किसी हद तक ही रियलिटी के क्लोज आ सकता है। ये जो डेटा है, साइकोलॉजिकल जो डेटा है, वो साइकोलॉजिस्ट अपने आइडियाज़ को वेरीफाई या रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो भी उनके हंचेस है, जो भी उनके नोशंस हैं, उनको वेरीफाई या रिजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं ये जो साइकोलॉजिकल डेटा है। अगर हम डेटा की बात करें तो साइकोलॉजिकल जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता का मतलब है कि ये हमेशा किसी कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फिज़िकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम घर में अलग बिहेव करते हैं, ऑफ़िस में अलग बिहेव करते हैं। अकेले एक इंसान बिल्कुल अलग बिहेव करता है, ग्रुप में बिल्कुल अलग बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? अगर कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन में कोई इंसान इन्वॉल्व है, तो कोई भी इंसान पेरेंट्स के सामने डिफरेंटली बिहेव करेगा, टीचर्स के सामने डिफरेंटली बिहेव करेगा, फ्रेंड्स के सामने वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। देन टाइम देखा जाए तो टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है ये डेटा। सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है वर्सेस द द इमोशन और द मूड ऑफ अ पर्सन एट नाइट, ये दोनों बेसिक डिफरेंस आ जाता है अगर डेटा की बात करें तो। सुबह सुबह बहुत इंसान कभी कभी कई मोस्ट ऑफ द पीपल आर मॉर्निंग पर्सन, तो जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं वो सुबह सुबह बहुत फ्रेश रहते हैं, बहुत हाई एनर्जी होती है उनमें। कुछ नॉकटर्नल्स होते हैं जिनको नाइट में ही काम वाम करना अच्छा लगता है, नाइट में वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है, दैट टाइम ऑल्सो डिपेंड्स। देन ये भी है कि हम डेटा किस फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं। इज़ इट एन इंटरव्यू, कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई सर्वे है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का अलग अलग तरीका निकलेगा। डेटा अगर हमने सर्वे के थ्रू कलेक्ट करा है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हमने इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करा है तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। अगर हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कलेक्ट करा है तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। देन रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बेसिकली एज, जेंडर, रूरल और अर्बन बैकग्राउंड, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पे इन्फ्लुएंस डालती हैं। अगर हम एज की बात करें तो अगर हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो यंगस्टर्स हैं, तो वहाँ से जो डेटा निकल के आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर हमारा टारगेट ऑडियंस मिडिल एज पीपल हैं या ओल्ड एज पीपल हैं तो वो डेटा अलग होगा। उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनका माइंडसेट अलग होता है बिकॉज ऑफ दैट। देन रूरल बैकग्राउंड का इंसान का थिंकिंग, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होगा, दे रिएक्ट डिफरेंटली एंड दे हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ रियलिटी ऑल्सो, ये अलग है। देन अर्बन बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं उनका एक अलग बैकड्रॉप होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है। तो यहाँ इससे भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है कोई भी डेटा, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो एक्चुअल बिहेवियर, सी क्या होता है कभी कभी इंटरव्यू में, जैसे स्टूडेंट्स अगर कोई बोला, लेट सपोज कि मैं क्लास में बहुत अटेंटिव रहता हूँ, ठीक है, वो स्टूडेंट बोल रहा है क्योंकि उसके हिसाब से वो अटेंटिव है। रियल ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखें तो मे बी स्टूडेंट देख तो रहा है टीचर को, शायद वो सुन भी रहा हो टीचर को, लेकिन क्या एक्चुअली में वो समझ रहा है वो चीज़? क्योंकि अटेंटिव जो वर्ड है उसका मतलब क्या है कि आप आँख खोल के क्लास में बैठे हो, कि आप एक्चुअली में यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। सो एक ही इंसान अगर अपने आप को खुद उसके अपने मतलब अगर उसने बोला है कि मैं अटेंटिव हूँ, तो अटेंटिव टू व्हाट एक्सटेंट, एंड एक्चुअली में वो जो उसको अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करें तो वो कितना अटेंटिव है। तो सेल्फ रिपोर्ट और एक्चुअल बिहेवियर ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो इससे भी डेटा इन्फ्लुएंस होता है, इससे भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो डेटा अपने आप में रियलिटी नहीं बताता है, इन्फ्लुएंस बताता है। डेटा जो भी हमने कलेक्ट करा है वो खुद से बात नहीं कर रहा है कि वर्ड्स खुद से आके बोल रहे हैं कि सी दिस इज हैपनिंग, दिस थिंग, नहीं। रिसर्चर जो है वो डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, उस डेटा को कैसे समझ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए बोला जाता है कि इन्फ्रेंस जो होती है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल ड्राइंग द कंक्लूजन्स। अगर ए पर्सन वो डेटा को समझ रहा है तो उसका जो रिजल्ट होगा या इन्फ्लुएंस होगी वो डिफरेंट हो सकती है एज कंपेयर टू बी पर्सन, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर डेटा बताए कि किसी का हार्ट रेट ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग रिसर्चर ये कनेक्ट कर सकता है कि मे बी ही और शी इज स्ट्रेस्ड, मे बी वो एक्साइटेड है बहुत, मे बी वो फियर में, मे बी वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हार्ट बीट ज़्यादा क्यों है। तो इन्फ्रेंस क्या निकल के आ रही है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रॉइंग द कंक्लूजन ऑफ अ डेटा। क्योंकि अब हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी में अलग अलग टाइप के डेटास हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड। और ये कौन से डेटा होते हैं उसको अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और डेमोग्राफिक डेटा। ये क्या होता है, ये बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंसान की, नेम, एज, जेंडर, उसका एजुकेशन, occupation, marital status, number of siblings that they have, the caste they belong to, the religion they belong to, the family income they have, the locality they belong to. Everything comes under demographic data or demographic information. देन फिजिकल इंफॉर्मेशन, ये बताता है कि पर्सन किस एनवायरनमेंट में रहता है, हिल, डेजर्ट, फॉरेस्ट, द टाइप ऑफ हाउस, रूम साइज, स्कूल फैसिलिटीज, नेबरहुड, ट्रांसपोर्टेशन दे हैव इन देयर सिटी, इन देयर रीजन, ठीक है। देन वी हैव फिजियोलॉजिकल डेटा, ये बॉडी के फिजिकल और बायोलॉजिकल मेजर्स को बताता है। हाइट कितनी है, वेट कितना है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, फटीक लेवल, brain activity, skin response, reaction time, sleep duration, the quality of sleep, salivation, animals के running और jumping rates, ये सारी चीज़ें हमारा physiological data में आ जाते हैं। Then we have psychological data, ठीक है। psychological data क्या होता है, साइकोलॉजिकल डेटा, और ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है। ये किसी भी इंसान का मेंटल और इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशन देता है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, वैल्यूज़, देन मोटिवेशन लेवल, इंटरेस्ट, इमोशंस, क्रिएटिविटी, डिसऑर्डर्स, हेलुसिनेशंस इफ दे हैव, इल्यूजन्स, देन थॉट प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग कम्स अंडर साइकोलॉजिकल डेटा। अब देखो, अगर हम देखें तो साइकोलॉजी पे जो डेटा होता है वो सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, डिफरेंट फॉर्मेट और स्टाइल में कलेक्ट किया जाता है। ये जितने भी डेटा हमने देखे उसका जो कलेक्शन प्रोसेस होगा वो अलग अलग स्टाइल में होगा, ठीक है। तो कैटेगरीज ऑफ डेटा हो सकते हैं ना, कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा में क्या होता है, इसमें जो आंसर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, येस, नो, हाई, लो, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, मेल, फीमेल, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये होता है, ठीक है। ये जो डेटा है बस ये बताता है कि पर्सन किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। देन वी हैव ऑर्डिनल डेटा, यानी कि रैंक्स के बेसिस पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाई, मीडियम, लो, मोस्ट हेल्पफुल, लेस हेल्पफुल, लीस्ट हेल्पफुल, ये ऑर्डर्स बताता है। लेकिन ये नहीं बताता कि डिफरेंस दो रैंक्स के बीच में जो कितना डिफरेंस है ये नहीं बताएगा। फर्स्ट और सेकंड रैंक बता देगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड से कितना आगे है, सेकंड फर्स्ट से कितना पीछे है, ये नहीं बताएगा। देन वी हैव न्यूमेरिकल डेटा, इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, 10, 12, 15, एंग्जाइटी का स्कोर कितना आया, डिप्रेशन का स्कोर कितना आया, ठीक है। देन अगर ओसीडी है तो वी हैव अ एक फॉर्म होता है जिसमें हम दे आर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसको हम पूछ के, जो भी कैंडिडेट है उससे पूछ के हम उसका ये बता सकते हैं कि उसका जो एंग्जाइटी लेवल है, एंग्जाइटी कितनी आई है, एंड ओसीडी में कितना स्कोर है उसका, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, हाई है, कितना है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या हो गया, एक तरह का न्यूमेरिकल डेटा हो गया। देन वी हैव क्वालिटेटिव डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा। इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो नंबर्स में नहीं होते बेसिकली। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वर्बल रिपोर्ट, लोग क्या बोल रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ को सुन के लिखना। देन क्वेश्चन आयर्स होते हैं। देन वी हैव ऑब्जर्वेशन नोट्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नोट्स में क्या आ जाएगा, रिसर्चर क्या करेगा, वो बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके नोट कर सकता है कि क्या बिहेवियर उसने देखा, फिर उसको नोट कर रहा है अपनी लैंग्वेज में। देन पर्सनल डायरीज होती है ना, क्या होता है कि हम कभी कभी जो भी कैंडिडेट है या जो भी इंसान है जिससे हम अपना जो भी हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, हम क्या करते हैं उसको डायरी दे देते हैं कि अपने जो डेली थॉट्स है आप उसमें लिखो, राइट फ्रॉम यू वेकअप टिल द टाइम यू आर गोइंग टू स्लीप। वो पूरा जो दिन होता है आप उसको अपने डायरी में नोट डाउन करो, और फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि उसका जो भी उसने लिखा होगा वो किस चीज़ पे फोकस करा पूरे दिन भर में, कि उसका जो इमोशंस हैं या उसका जो थॉट है वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा लो है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पर्सनल डायरीज़ के थ्रू।
देन फील्ड नोट्स आ जाते हैं। रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर का ऑन ग्राउंड जो एक्सपीरियंस होता है वो नोट डाउन करता है, लाइक स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, वर्क प्लेस में, ये सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उससे क्वेरी, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन साइकोलॉजी। देखो, अभी तक हमने डेटा के बारे में बात करी कि डेटा कैसा होता है एंड कौन कौन से टाइप्स होते हैं डेटा के। अब इसको कलेक्ट करने के मेथड्स भी होते हैं, जिसमें आते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, को रिलेशनल सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, केस स्टडी एंड ऑल दैट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, और अगर आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलती हूँ। टिल देन, कीप लविंग योर सेल्फ, keep studying and stay safe. Be happy always. Bye.